हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट के टॉपिक रिएक्शन मैकेनिज्म की, जिसमें 4 वीडियो पहले आ चुके हैं। ये 5वां वीडियो है। अपन बात कर रहे थे इंटरमीडिएट मध्यवर्ती की। मध्यवर्ती इंटरमीडिएट, इसमें अपन ने सबसे पहला इसमें 6 इंटरमीडिएट की बात कर रहे थे अपन। सबसे पहले कार्बोकेटाइन था, फिर अपना कार्बन फ्री रेडिकल, फिर कार्बेनियन, फिर कार्बीन, एराइन और नाइट्रीन। तो अपन कार्बोकेटाइन की बात कर चुके हैं। आज अपन बात करेंगे कार्बन फ्री रेडिकल की। नेक्स्ट जो अपना इंटरमीडिएट है वो है कार्बन फ्री रेडिकल। तो सबसे पहले अपन देखें कि कार्बन फ्री रेडिकल है ना, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? कार्बन मुक्त मूलक भी बोल सकते हैं। कार्बन मुक्त मूलक। मुक्त मूलक का निर्माण जो है वो हमेशा किससे होता है? समांश विखंडन से होता है। समांश विखंडन से होता है। कंडीशन क्या होती है? या तो कोई प्रोक्साइड लेते हैं अपन, है ना, मुक्त मूलक बनाने के लिए, या फिर अपन यूवी लाइट का इस्तेमाल करते हैं, सनलाइट का, या अपन फिर टेम्परेचर का काम ले लेते हैं। तो 3 कंडीशन अपन क्रिएट करते हैं ताकि समांश विखंडन हो जाए। ठीक है। मुक्त मूलक की बात करें तो मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पर CH4, ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पर Cl2, मैंने यहाँ पर लिया सनलाइट, ठीक है। तो लाइट की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा? CH3 फ्री रेडिकल प्लस HCl। क्योंकि ये Cl2 क्लोरीन अणु जो है वो 2 परमाणुओं में टूटेगा इस सनलाइट के कारण से। तो आपका ये Cl फ्री रेडिकल, ठीक है, ये क्या करेगा? यहां से एक H निकालता है, हाइड्रोजन, ठीक है, तो वो तो बन जाएगा HCl, ठीक है। तो आपके पास में क्या आ जाएगा? एक नया फ्री रेडिकल CH3। तो इसको बोलते हैं कार्बन मुक्त मूलक। हाइड्रोजन की जगह पर कोई एल्किल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब अपन इसको देखें यदि मुक्त मूलक को, तो अपन क्या कह सकते हैं कि इसमें कार्बन पर कोई चार्ज नहीं होता। इसकी स्ट्रक्चर देखें अपन, CH और एक इसके पास में है एगमित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कुल मिला के इस कार्बन के पास में जो है 2, 2 4, 2 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास में होते हैं। और वैसे कार्बन की यदि बात करें अपन, ये तो इसके बंद बना रखे हैं, बंदों के इलेक्ट्रॉन अपन ने काउंट किए। कार्बन की यदि बात करते हैं तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p2, ये होता है, ठीक है। इस केस में कार्बन की यदि बात करें अपन, तो इसके पास में इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं संयोजी कोष के। और वैसे देखें इसको टोटल काउंट करें तो इसके पास में 6 के 6 इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि इस बंध में 2 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का है। इस बंध की बात करें तो इसमें एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का है, ठीक है। इस बंध की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक कार्बन का ये है। तो कार्बन की यदि बात करें तो कार्बन के पास में क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन हैं जो इसके संयोजी कोष में उपस्थित हैं, ठीक है। तो जब कोई परमाणु अपनी मूल अवस्था में होता है तो वो किसकी तरह बिहेव करता है? मुक्त मूलक की तरह बिहेव करता है। तो इसमें कोई चार्ज नहीं आता, ठीक है। अब इसको यदि अपन डिफाइन करना चाहें कि मुक्त मूलक होता क्या है, तो अपन क्या लिख सकते हैं? ऐसी स्पीसीज जिस पर
एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तथा उस पर कोई आवेश नहीं होता, ठीक है, उस पर कोई आवेश नहीं होता। अब इस आवेश नहीं होता इसका मतलब क्या हो गया, उदासीन स्पीशीज, ठीक है। तो इसको और सिंपलीफाई करना चाहिए तो अपन क्या कह सकते हैं, ऐसी स्पीशीज जो उदासीन हो और उस पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, तो उसे क्या कहेंगे अपन, मुक्त मूलक कहेंगे, ठीक है। और उसका अष्टक भी पूरा नहीं होता है, जैसे अपन बात करें CH3 की, ये लो, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस बंध में, 2 इसमें, 2 इसमें, कितने हो गए, 2 2 4 2 6 और एक ये इलेक्ट्रॉन 7, तो इसका अष्टक पूरा नहीं है, इसलिए क्या होता है, ये क्रियाशील स्पीशीज होती है, अपना अष्टक पूरा करने का प्रयास करता है कार्बन, ठीक है, इसलिए किसकी तरह बिहेव करता है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो ये तो थी डेफिनेशन की बात। अब देखिए इसमें, इसकी यदि बात करें अपन, संकरण की बात करें, तो संकरण जो है वो मुक्त मूलक में क्या होता है, sp2 संकरित ही होगा ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो असंतृप्त कक्षक में रहता है, p ऑर्बिटल में रहता है, pz में, ठीक है। तो संकरण कौन सा हो जाएगा इसका, sp2। ज्यामिति की बात करें अपन इसकी, तो ज्यामिति जैसे कार्बोकैटायन में होती है सेम वैसी रहेगी, समतल त्रिभुजीय, समतल त्रिभुजीय, ठीक है। तो 2 चीजें आ गई अपने पास में, डेफिनेशन आ गई है, संकरण इसका sp2 होगा, ज्यामिति क्या होगी, समतल त्रिभुजीय होगी। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम और बना के बता देता हूं आपको कि ये कार्बन है, ठीक है, ये इसका sp2 संकरित कक्षक हो गया, ये sp2 और ये sp2, ये हाइड्रोजन के 1s से क्या कर रखा है, ओवरलैपिंग कर रखी है तीनों ने। तो अब इस कार्बन के पास में क्या बच गया, एक असंतृप्त कक्षक बच गया, और इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ठीक है। तो ये इसकी सेल दिख रही है आपको, ये तीनों क्या है, एक ही तल में है। pz जो ऑर्बिटल है इसका एक लोब तो क्या है, आपकी तरफ फ्रंट में है, एक क्या है, आधा बैक साइड में है। तो ये इसकी ज्यामिति की बात हो गई और इसका ऑर्बिटल डायग्राम हो गया। अब देखिए इसमें कि इसको, स्थायित्व को कौन कौन प्रभावित कर सकता है, कौन से फैक्टर प्रभावित कर सकते हैं, तो सेम फैक्टर हैं। सबसे पहले अनुनाद या संयुग्मन इसको बोल सकते हैं अपन, और दूसरा फैक्टर जो है वो है अतिसंयुग्मन। विलायक इसको प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है ना, और प्रेरण प्रभाव भी इसको बहुत कम इफेक्ट करता है। तो इन 2 फैक्टर से क्या करते हैं, अपन इसकी स्टेबिलिटी को डिसाइड करते हैं। तो सेम वही प्रोसेस रहेगा, सेम वही स्टेबिलिटी रहेगी जैसा आपका कार्बोकैटायन में था। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं आपसे, C, इसके पास में क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, इधर क्या जुड़ा हुआ है, कोई मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है। बाकी मान लीजिए मैं इस पे हाइड्रोजन लगा देता हूं, तो ये क्या होगा, इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन है
ये कार्बन हाइड्रोजन बंध भी टूट जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास में, एक कार्बन के पास में, तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों ही पाई बंध का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इसको बोलते हैं अपने अतिसंयुग्मन। ठीक है, तो अतिसंयुग्मन के लिए क्या जरूरी है, अल्फा हाइड्रोजन का होना। तो अब देखिए इसको, ये यहां से वापस ब्रेक होगा, वापस बॉन्डिंग बन जाएगी, ये बॉन्डिंग टूट जाएगी, ये दोनों क्या करेंगे, पाई बंध का फॉर्मेशन। तो जब ये पाई बंध का फॉर्मेशन करते हैं तो उस कंडीशन में इन दोनों के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं रहती है। तो अतिसंयुग्मन को अपन क्या कह सकते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोल सकते हैं, अतिसंयुग्मन बोल सकते हैं। इसके अलावा अपन इसको नाथन बेकर इफेक्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये उसके द्वारा डिस्कवर किया गया था। बिना बंध का अनुनाद, नो बॉन्ड रेजोनेंस। देखो इसमें अनुनाद भी है, क्योंकि ये पाई बंध और इस एक इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है, कंजुगेशन है। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या नहीं है, एक क्षण के लिए बॉन्डिंग भी नहीं है, ये वापस टूट जाएगा, वापस ऐसी कैसी बॉन्डिंग आ जाएगी। अब इस हाइड्रोजन के द्वारा ऐसा ही देखने को मिलेगा अपने को। तो ये क्या लगातार रोटेट होता रहता है, तो इससे आयनिक इलेक्ट्रॉन की स्थिति में चेंज आता रहता है, इसका स्थानीकरण होता रहता है। तो अपन इसको क्या कह सकते हैं, सेम वही बात जो पहले अपन ने कार्बोकेटायन की थी, अतिसंयुग्मन के कारण इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो अतिसंयुग्मन के लिए क्या जरूरी है, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन मैंने इस दिन बताया था आपको कि ये आयनिक इलेक्ट्रॉन जो इस कार्बन के पास में है, इससे देखो आप, इससे पहला कार्बन कौन सा है, इधर चलेंगे तो ये इस पे जो हाइड्रोजन उपस्थित तो वही कौन से होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, क्योंकि ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन। ठीक है, तो अल्फा कार्बन की संख्या जितनी ज्यादा होगी, अतिसंयुग्मन संरचनाओं की संख्या उतनी ही अधिक होगी, और जितनी अधिक अतिसंयुग्मन संरचनाएं बनेंगी, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ये फैक्टर अतिसंयुग्मन का। अनुनाद की हम बात कर चुके हैं, फिर मैं समझा देता हूं आपको थोड़ा सा। मान लीजिए अपने पास में कोई बेंजीन है, इस पे कोई आपका ये मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसका एक हाइड्रोजन एटम ने हटा दिया समान विखंडन करके। अब स्थिति ये एक फ्री रेडिकल है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इस बल के इस एक इलेक्ट्रॉन के कारण इसका भी क्या होता है, समान विखंडन। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में, दोनों कार्बन के पास में एक इलेक्ट्रॉन आ गए, ये और ये मिलकर क्या करते हैं, पाई बंध का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर इस बंध का हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में, ये दोनों बंध बना लेंगे। फिर इसका भी क्या हो जाएगा, समान विखंडन। तो स्थिति क्या आ जाएगी अपने पास में, ये आ जाएगी। तो उस कंडीशन क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या करेंगे, पाई बंध का फॉर्मेशन, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। इसके बाद में वापस इसका क्या हो जाएगा, समान विखंडन। तो ये दोनों क्या कर लेंगे, पाई बंध का फॉर्मेशन। तो इस तरह से अनुनादी संरचनाओं की संख्या बढ़ती चली जाती है। तो एक बेंजीन रिंग के कारण से कितनी संरचनाएं बन गई, 3 संरचनाएं एक्स्ट्रा बनती हैं। तो जितनी ज्यादा बेंजीन ये आपकी एरिल ग्रुप जुड़े होंगे, उतनी ज्यादा क्या होगी, अनुनादी संरचनाओं की संख्या। तो इसकी स्टेबिलिटी और कार्बोकेटायन दोनों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। तो सेम ऑर्डर होता है तो अपन क्या लिख सकते हैं, इसको वही लिख सकते हैं, उसका ऑर्डर C6H5 का होल थ्राइस, C फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद में डाइफेनिल का आ जाएगा, उसके बाद में ये आ जाएगा, इसके बाद में आपका एरियल ग्रुप आ जाएगा। इधर लिख देता हूं मैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। इसके बाद में तर्तीक आ जाएगा, इसके बाद में द्वितीयक आ जाएगा, इसके बाद में प्राथमिक आ जाएगा CH3 CH2, और सबसे कम इसकी हो जाएगी मेथिल समूह की। तो
तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको क्या करना है, याद रखना है। यहां पर कारण इन चार में रिजोनेंस होगा, अनुनाद, संयुग्मन, और इन बाकी में आपका क्या हो जाएगा, अतिसंयुग्मन होगा। ठीक है, तो ये था कार्बन फ्री रेडिकल की बात। नेक्स्ट बात करते हैं अपने कार्बेनियन की। तीसरे नंबर पे आ गया अपने पास में कार्बेनियन या कार्ब रणयन। कार्ब रणयन की जब अपन बात करते हैं तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं अपन कार्बेनियन, कार्बेनियन। ठीक है, अब कार्बेनियन क्या होता है, तो इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, विस्मांस विखंडन से होता है। विस्मांस विखंडन से होता है। तो इसमें क्या होता है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा CH3 माइनस, तो ये क्या है अपने पास में, ये कार्बेनियन आयन है। अब देखिए इसके अपने संकरण की बात करते हैं। तो संकरण इसका होता है sp3, ध्यान देना। कार्बोकैटायन और मुक्त मूलक में संकरण क्या होता है, sp2, जबकि कार्बेनियन में क्या होगा, sp3। क्यों होगा, क्योंकि देखिए आप, ये आपका कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और इसमें क्या होंगे आपके लोन पेयर। तो इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, CH3 माइनस। ठीक है, तो ये लोन पेयर जो है वो किस में काउंट होता है, आपका संकरण में काउंट होता है। ठीक है, तो संकरण क्या हो जाएगा इसका, sp3। अब इस लोन पेयर के कारण इसकी शेप ज्यामिति कैसी हो जाएगी भी, तीन तो क्या है इसमें, बॉन्ड पेयर, और एक क्या है, लोन पेयर, तो एक डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, तो एक ऐसी स्ट्रक्चर हो जाएगी इसकी, पिरामिडी हो जाएगी। तो ये बात होगी इसकी, कार्बेनियन विस्मांस विखंडन से बनता है, इसमें ऋणावेश होता है, संकरण क्या होगा, sp3, ज्यामिति क्या हो जाएगी, पिरामिडी है। ठीक है, अब देखिए इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं अपन। तो स्टेबिलिटी की जब अपन बात करते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी को निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो पहला फैक्टर क्या आ जाएगा, अनुनाद या संयुग्मन। दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा, प्रेरण प्रभाव। ठीक है, और इसका प्रेरण प्रभाव और यानी -I इफेक्ट और अतिसंयुग्मन दोनों एक ही तरह से बिहेव करते हैं, है ना। अति संयुग्मन दोनों एक ही तरह से बिहेव करते हैं, तो अपन इसको कंसीडर नहीं करते। इसके केस में किसको कंसीडर कर लेते हैं, प्रेरण प्रभाव कंसीडर कर लेते हैं, इतना सा फर्क है। ठीक है, तो ये दो मेजर फैक्टर हैं, अनुनाद और प्रेरण प्रभाव। अनुनाद का इफेक्ट सेम रहेगा इसमें भी, है ना। जितनी ज्यादा हमारी संरचनाएं बनेंगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा, क्योंकि वो क्या करता है, आवेश का अस्थानीकरण करता है, आवेश को एक जगह नहीं रहने देता, उसको क्या करता है, जगह जगह उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये सेम वैसी प्रोसेस है, जैसे मान लीजिए आप के पास में एक 20-25 किलो की क्या है, बैटरी है, वजन है, आप उसको सिर पे लेके जा रहे हैं, आपको लंबी दूर तक जाना है, तो क्या करेंगे, आप उसको लेके चलेंगे, थोड़ी देर बाद में क्या करेंगे, आप उस वजन को महसूस करना शुरू कर देंगे।
और आप उसको ज्यादा देर तक क्या नहीं कर सकते, लंबी दूरी तक चल नहीं सकते। लेकिन आपके साथ में 3-4 बंदे और हों और बारी बारी से उसको आप लेकर के चलते हैं तो आप इजीली उस स्थान तक पहुंच जाते हैं, यानी आपकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये अनुनाद क्या करता है, उस आवेश को एक स्थान पर नहीं रहने देता, बारी बारी से जगह जगह उसको पहुंचाता रहता है। तो ये क्या है, इसकी फैक्टर है इसका। तो अपन बात करें, एग्जाम्पल समझा देता हूं आपको, या अपन और छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस। अब देखिए इसको, अगर ये संयुग्मन में नहीं होता तो ये नेगेटिव चार्ज इसी कार्बन पे रहता तो इसकी क्रियाशीलता क्या होती, ज्यादा होती, एक ही जगह रहता वो। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज जो था वो तो जा रहा है पाइबंद के रूप में, और ये पाइबंद कहां जा रहा है, लोन पेयर के रूप में। तो इसकी अनुनादित संरचना क्या बन जाएगी, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2। तो नेगेटिव चार्ज यहां था इस कार्बन में, अब कहां आ गया, इस कार्बन पे आ गया है। ठीक है, तो जो आवेश था उसका क्या हो रहा है, स्थान चेंज हो रहा है, उसका डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, तो उस कारण से स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। वजन पहले इसके पास में था, अब इसके पास में आ गया, कुछ देर वापस इसके पास में, फिर इसके पास में, तो क्या होगा, स्टेबिलिटी लगातार बढ़ेगी और क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो फेनिल के साथ में भी यही होगा कि आप रिंग जोड़ देते हैं इसके साथ में, बेंजीन रिंग। ये दो एग्जाम्पल एक और देख लो इसका, CH2 माइनस, तो ये माइनस चार्ज जो है वो यहाँ पर पाइबंद के रूप में आएगा और ये कहां चला जाएगा, यहाँ पर। तो इसकी अनुनादित संरचना क्या हो जाएगी, डबल बॉन्ड CH2, ये नेगेटिव चार्ज, ये एज इट इज। नेक्स्ट अनुनादित संरचना लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, नेगेटिव चार्ज को पाइबंद के रूप में, पाइबंद को लोन पेयर के रूप में। तो मैं इसको यहां लिख सकता हूं, तो ये तो सेम रहेगा, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं है। ये जो लोन पेयर था वो किस फॉर्म में जा रहा है, पाइबंद के, और ये पाइबंद किस फॉर्म में आ रहा है, लोन पेयर के, और बाकी यहाँ पर पाइबंद जो है वो अपनी जगह स्थित है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये यहाँ और ये यहाँ, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपने, ये डबल बॉन्ड CH2, ये पाइबंद, ये पाइबंद और ये नेगेटिव चार्ज, और अंत में क्या होगा, ये यहाँ और ये वापस से यहाँ पहले वाली स्थिति आ जाएगी। ठीक है, तो अनुनाद के कारण क्या हो रहा है, आवेश का स्थानीकरण। देखो आवेश पहले यहाँ था चार्ज नेगेटिव, उसके बाद में यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया और लास्ट में यहाँ। तो ये यहाँ से यहाँ 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 चला गया, तो एक जगह नहीं रहकर क्या हो गया, इसका अस्थानीकरण हो गया, घूम रहा है आराम से। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, क्रियाशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ये अनुनाद वाला फैक्टर वही रहेगा। तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, तो इसका ऑर्डर वो भी चेंज नहीं होगा। यहां पर देखो वैसे के वैसे रहेगा, C6H5 का होल ट्वाइस C माइनस, फिर C6H5 का होल ट्वाइस CH माइनस, उससे कम C6H5 CH2 माइनस, और फिर आ जाएगा आपका एलिल ग्रुप, ये CH CH2 माइनस, यहां तक कोई चेंजिंग नहीं है, ऑर्डर में सेम रहेगा। फर्क कहां पड़ेगा, इस प्रेरण प्रभाव के कारण से पड़ेगा। तो क्या फर्क पड़ेगा इसमें, मान लीजिए ये C नेगेटिव है, आपने जोड़ दी यहां पर CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप। ठीक है, तो इस कार्बन के पास में पहले से क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अगर इस नेगेटिव चार्ज को अपन कम कर सकते हैं या इसको खत्म कर सकते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन ये CH3 ग्रुप क्या करेगा, इसको और बढ़ाएगा। क्यों, क्योंकि इसका क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट। तो बंद के इलेक्ट्रॉनों को इस कार्बन की तरफ धकेलेगा। तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन अगर थोड़ा सा भी इधर मूव करते हैं तो इस कार्बन के जो नेगेटिव चार्ज उसमें आंशिक क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। ऐसा ही इधर होगा और ऐसा ही इधर देखने को मिलेगा। तो अल्टीमेट अगर बात करें तो इस कार्बन के जो नेगेटिव चार्ज था उसमें तीनों ओर से आंशिक वृद्धि भी हो रही है।
तो इस नेगेटिव चार्ज में कुल मिला के वृद्धि होती है, तो इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है और स्टेबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। तो ये प्लस आई इफेक्ट के कारण से क्या होता है, इसकी स्टेबिलिटी कम होती है, जबकि माइनस आई इफेक्ट होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ विड्रॉ करेगा, खींचेगा, तो उस कारण से इसमें कमी आएगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ध्यान रखना, प्लस आई इफेक्ट हमेशा इसको क्या करता है, इसकी स्टेबिलिटी को कम करता है। तो आगे की स्टेबिलिटी ऑर्डर वो चेंज हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका CH3 माइनस, फिर CH3 CH2 माइनस, उसके बाद में CH3 का होल ट्वाइस, CH माइनस, और उससे कम CH3 का होल थ्राइस C माइनस। ये इसका क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा स्टेबिलिटी का। तो यहां से इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, चेंजिंग हो जाती है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो अपन ने आज 3 इंटरमीडिएट की स्टडी कर ली है। एक पहले करवा चुका हूं मैं कार्बोकेटाइन, दूसरे नंबर पे अपन ने बात की कार्बन मुक्त मूलक की, और आज अपन बात कर रहे हैं कार्बोरेनाइन की। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन एराइन, कार्बिन और नाइट्रिन। थैंक यू।